हेलो बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर। और जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा, अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ में आप कौन से जो इफ़ेक्ट्स हैं खासकर ऑक्सीडेशन के वो फील कर रहे हैं। तो इसमें कोरोजन जो मैंने लिखा हुआ है, ये कोरोजन आपने पढ़ा हुआ है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा, आयरन का कोरोड हो जाना। क्यों होता है कोरोजन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब भी आयरन पार्टिकल जो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए आयरन पार्टिकल, वो एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर है उसके कांटेक्ट में आने से, एयर का मतलब यहाँ पर उसमें से ऑक्सीजन गैस को हम यहाँ देख रहे हैं, और मॉइस्चर जो प्रेजेंट हुआ करता है, इन दोनों की प्रेजेंस वजह से, उसके अलावा कुछ एसिड की फ्यूम्स अगर वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो ये कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनके कांटेक्ट में जब आपका आयरन आ जाता है, मोस्टली आयरन थर्ड, तो वह कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के अंदर। इसी को आप क्या बोलते हैं, कोरोड आयरन, यानी कि मेटल का डिस्ट्रक्ट हो जाना। मेटल का जो सरफेस होता है, यहाँ पर हमने आयरन का एग्जांपल लिया है, आयरन की जगह और कोई दूसरा कोई भी मेटल आप ले सकते हो, तो उनके जो सरफेस से उनका डिस्ट्रक्ट हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड सम एसिडिक फ्यूम्स, दैट इज कॉल्ड कोरोजन प्रोसेस। इसको क्या बोल देंगे आप, कोरोजन बोल देंगे, जिसका एग्जांपल आपने लिया है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल, कोई भी मेटल होता है, जैसे मैंने सिल्वर का यहाँ पर लिया है, उस तरीके से आप एल्यूमिनियम का ले सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर जो है कॉपर का ले सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी का भी यहाँ पर आप ये सिल्वर जो है उसको मैं कॉपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्रीन कोटिंग जो है वो कॉपर पे आ जाती है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो कोरोजन के एग्जांपल्स होते हैं। अब देखिए ये कोरोजन के क्या है डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिप्लेक्ट एक्चुअल में लेयर होने लगती है, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग जो मेटल है उसके सरफेस पर अगर ऐसा फिनोमिना होता है, तो उसकी वजह से वो मेटल जो है वो उसके सरफेस जो है वो खराब होने लग जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रक्ट हो जाना है, डिप्लेक्ट हो जाना। तो उसको प्रिवेंट किया जाता है कुछ डिफरेंट प्रोसेस से, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि कोरोजन का सिर्फ डिसएडवांटेज ही होता है, कुछ केसेस में इसका एडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि हम सिल्वर के ऊपर या फिर एल्यूमिनियम के ऊपर अगर हम देखें, इसी टाइप की ऑक्साइड कोटिंग यहाँ बनेगी। जैसे मान लीजिए सिल्वर कॉन्टेक्ट में आता है, एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो सिल्वर ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होगा उस पार्टिकल उस मैटर के ऊपर। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो ब्लैक कोटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होने लगती है। लेकिन ये यहाँ पर डिसएडवांटेज नहीं होंगे, ये एडवांटेज होंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑक्साइड फॉर्म होंगे, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंटिंग लेयर फॉर्म करते हैं सिल्वर के ऊपर और एल्यूमिनियम के ऊपर रेस्पेक्टिवली। यानी कि सिल्वर के ऊपर जो एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी, वो एल्यूमिनियम की जो नेक्स्ट लेयर्स हैं उनको प्रिवेंट करेगी, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाएगी। ऐसा ही सिल्वर में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ केसेस में कोरोजन के एडवांटेज भी होते हैं, और मोस्टली जो होते हैं वो डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि आयरन का रस्ट हो जाना, कोरोड आयरन में कन्वर्ट हो जाना, जिससे कि मेटल डिप्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें आपने यहाँ देखी। लेकिन डिसएडवांटेज वाले केसेस में किस तरीके से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो बहुत ही सिंपल से मेथड से आपने पढ़ा होगा कि अगर आप क्या करें, जो मेटल है उसके ऊपर आप ग्रीस लगा दें या फिर उसको ऑयल पेंट आप कर दें, तो आप कोरोजन को, क्योंकि वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, उनको मेटल के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है, प्रोटेक्टिंग लेयर एक फॉर्म, सॉरी यहाँ पर हम बात करें ऑयलिंग या ग्रीसिंग अगर आप कर देते हैं मेटल के ऊपर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कोरोजन वहाँ पर प्रोसेस होने से रुक जाएगा। इसी तरीके से पेंटिंग हुआ करता है, ठीक है ना, एक एंटीऑक्साइड्स हुआ करते हैं जिसको रेड ऑक्साइड हम बोलते हैं, रेड कलर पेंटिंग होता है। अगर वो पेंटिंग आपने जनरली देखा भी होगा, बारिश के टाइम पर जो भी आपके रेलिंग वगैरह जो हुआ करती है, रूस वगैरह पर जो भी आयरन मेटल्स बाहर लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, तो उन पर आप जो है रेड ऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो वो रस्टिंग से बचाने के लिए ही करते हैं। तो दूसरा जो प्रिवेंशन मेथड होता है वो पेंटिंग होता है। तीसरा जो होता है वो गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब आपने समझा है, किसी भी मेटल पर जिंक का कोटिंग कर देना बाय द प्रोसेस ऑफ
इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो वहां पर किसी भी मेटल के ऊपर जिंक मेटल का कोटिंग कर देना, क्योंकि जिंक जो होता है कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है और वहां पर जो है उसका ऑक्सीडेशन होना या कोरोजन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इसलिए आप जिंक की कोटिंग मेटल के ऊपर करवा देते हैं, जिससे कोरोड होने से बच जाता है वो मेटल, और उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका एक इफेक्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन का, जिसको आप कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं तो रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी भी मुझे लगता नहीं है कि ये आपको नहीं समझ में आएगा, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। मेटल्स का ऑक्सीडाइज होना कोरोजन कहलाता है, और आपके जो फूड मटेरियल्स हुआ करते हैं, ठीक है ना, उनका ऑक्सीडाइज होना, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन है, तो फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक केमिकल डिकम्पोजिशन है, जिसकी एक्चुअल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है किसमें, फूड मटेरियल्स जिनके अंदर फैट्स यानी कि फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ऑयल जो हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो यह फैट्स या हम कहें ऑयल्स या अदर कोई भी फैटी एसिड जो होता है उनका ऑक्सीडाइज हो जाना फूड मटेरियल के अंदर प्रोसेस के विल बी रेंसिडिटी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और कोरोजन और रेंसिडिटी में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो वहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन है। देखिए आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि कोई भी चीज़ जो होती है, खासकर ऑयली जो तली वाली जो चीज़ें हुआ करती है, अगर उनको हम 2-3 दिन के लिए रख देंगे तो धीरे धीरे वो स्पॉइल होने लगता है, उनमें से अजीब अजीब सा स्मेल आने लगता है, टेस्ट उनका चेंज हो जाता है, कलर थोड़ा उनका चेंज होने लगता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में वो किस वजह से होता है, रेंसिड प्रोसेस की वजह से होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है एयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके हेल्प से ऑक्सीडाइज हो जाती है और स्पॉइल हो जाती है। तो रेंसिडिटी एक्चुअल में क्या होता है, फूड मटेरियल का स्पॉइलेज होना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इट इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड वेयर इट बिकम्स अनसेफ फॉर द कंजप्शन, यानी कि खाने के लिए जो है वो बेकार हो जाता है, अनसेफ हो जाता है, उसको नहीं खाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रेंसिडिटी की वजह से फूड का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, टेस्ट की बात करें, फ्लेवर की मतलब बात करें अगर हम, तो वो तो चेंज होना ही है, स्मेल चेंज होना ही है। तो मोस्टली जो भी ऑयल मटेरियल्स होते हैं उन्हीं में ये ऑक्सीडेशन यानी कि रेंसिडिटी प्रोसेस होता है। तो ये दूसरा डे टू डे लाइफ में आप जो है फील करते हैं इस टाइप का एक ऑक्सीडेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट आपने देखा। तो जिस तरीके से ऑक्सीडेशन यानी कि मेटल्स में कोरोजन वाले प्रोसेस में आपने प्रिवेंशन देखे, उसी तरीके से रेंसिडिटी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ये कुछ 3-4 मेथड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें पहला चीज मैंने लिखा हुआ है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि खाने की चीजों में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, उसको होने नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एसिड वगैरह होता है, खाने की चीज में हमने थोड़ा नींबू वगैरह निचोड़ दिया या टोमेटो वगैरह वो अगर हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो वो जो है कुछ हद तक जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकेगा, क्योंकि वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स वो हुआ करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने से वो बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने वो यूज़ कर लिया तो हमेशा के लिए वो खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक वो प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया तो ये वाला जो फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप, क्योंकि रेंसिडिटी किस वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से, और किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की वजह से, यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन है, यानी कि एयर से कांटेक्ट अगर हम बचा लेते हैं फूड मटेरियल्स का, तो भी कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिड। इसलिए जो भी तली हुई चीज़ें होती है, जो भी फूड मटेरियल होता है, उसको मोस्टली एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, ताकि जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है वो कांटेक्ट में ना आए फूड मटेरियल्स के, ठीक है। तो इस प्रोसेस से भी आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड जो होता है भाई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए थोड़ा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो एनर्जी, हीट एनर्जी की हम बात करें, अगर उसको हम जो है कम कर देते हैं, हीट एनर्जी को अगर हम कम कर देते हैं, तो भी प्रोसेस होने से रुक सकता है कुछ हद तक, ठीक है। यानी कि रेफ्रिजरेटिंग फूड ऑल्सो हेल्प टू स्लो द प्रोसेस। अगर हम फूड मटेरियल को क्या कर दें, फ्रिज में, डीप फ्रिज में रख दें, तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो मेरा यही तीसरा फैक्टर है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, कोई भी ऑयली फूड हुआ या सिंपल फूड हुआ, उसके अंदर फैटी एसिड तो प्रेजेंट होंगे ही, तो उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, तो आप उनको रेफ्रिजरेटर में रखकर उनका टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। तो कंपेरेटिवली इन दोनों से कंपेयर करें तो ज़्यादा टाइम तक ये आपका प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं है।
हैं, ठीक है, लेकिन कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर आप फूड को स्टोर करके रख सकते हैं और रेंसिड होने से बचा सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ एंड लास्ट जो कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रिप्लेसिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही ऑक्सीडेशन होता है, रेंसिडिटी होता है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें किसी अदर गैस से, अब अदर गैस में हम नाइट्रोजन को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें एयर के अंदर तो, या हम नॉर्मली भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन होता है वो नाइट्रोजन का होता है, तो इसको हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और एक एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम यहाँ पर करेगा। तो आपके जो भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं या जो भी फूड मटेरियल जो पैकिंग होते हैं उनके अंदर अगर आप नाइट्रोजन फिल कर देते हैं तो यानी कि आपने क्या किया, एयर को बाहर निकाला और नाइट्रोजन फिल कर दिया, तो ये जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं होने देगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, आपने वहाँ पर नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया है उसे, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर भी रेंसिडिटी प्रोसेस नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा जो आपने इफेक्ट देख लिया वो रेंसिडिटी देख लिया। तो इस तरीके से जो है आप कुछ इफेक्ट्स जो कि दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं, किस तरीके से उनको किस तरीके से प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन जैसे कि एक टॉपिक हमारा जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए स्टैंडर्ड मेथड को जो अप्लाई कर रहे थे, वहाँ एक टर्म आया था कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं, बहुत हल्का सा, क्योंकि कैटलिस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल जो है वो आप जो है आगे फर्दर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी हल्का इंट्रोडक्शन जो कि आपको काफ़ी यूजफुल होगा आगे के लिए, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो कैटलिस्ट को मैंने वहाँ पर हल्का सा डिफाइन किया था कि कैटलिस्ट क्या हुआ करते हैं। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू ए रिएक्शन। इनको आप रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। मैंने बताया कई सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होती हैं, स्लो होती हैं, लेकिन कमर्शियली हमें रिएक्शन फास्ट करवा के प्रोडक्ट या यील्ड्स जो हैं वो ऑब्टेन करने होते हैं, तो इसके लिए रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पर कुछ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअल में हमारे जो कई सारे नॉन एलिमेंट्स हैं उनमें उनको डिवाइड किया गया है कुछ ब्लॉक्स में। आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना, अपना जो 5th चैप्टर आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपको पता चलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मोस्टली जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से हुआ करते हैं। वो कैटलिस्ट एक्चुअल में क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो है कैटलिस्ट क्या होंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, यानी कि वो खुद जो है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, जितना आपने यूज किया है वो प्रोडक्ट मिलने के बाद एज इट इज आपको मिल जाएंगे, यानी कि रिएक्शन में खुद पार्ट लेकर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जबकि रिएक्शन रेट को वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सीधा सीधा कहें, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं पर केमिकल रिएक्शन में खुद पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। वो काम होता है किनका, कैटलिस्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर देते हैं। हाँ, कैटलिस्ट को जो है वो 3 अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, होमोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट, ठीक है। बायो कैटलिस्ट के बारे में आप बायोलॉजी के अंदर काफ़ी, अगर आप बायो लेते हैं, ठीक है ना, 11th क्लास में, तो काफ़ी आप पढ़ेंगे। एंजाइम आपने तो सुना ही होगा, अभी 9th-10th क्लास में भी एंजाइम के बारे में सुना होगा। एक्चुअल में वही एंजाइम्स जो हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करें होमोजेनस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। होमोजेनस क्या होते हैं और हेट्रोजेनस क्या होते हैं, आपको पता है। होमोजेनस का मतलब जिसमें कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है ना। यहाँ कंपोजिशन की जगह मैं बात कर रहा हूँ कि इनका फिजिकल स्टेट का, जहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हुआ करते हैं, भाई रिएक्टेंट्स में तो ऐड करते हैं ना आप कैटलिस्ट, तो रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट, यानी कि जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आप लिए हैं, उनका फिजिकल स्टेट, और जो आपने कैटलिस्ट ऐड करना है रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन मिक्सचर एंड कैटलिस्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, या हम कहते हैं सेम फिजिकल स्टेट, वो कहलाएंगे आपके होमोजेनस कैटलिस्ट। जैसे एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, ये मैंने लिया है यहाँ पर, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट इसका नेम होता है, ये कॉमन नेम हो गया। इसको मिथाइल इथेनॉइड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये ईस्टर होता है, ये देखो पढ़ोगे आगे आप कार्बन कंपाउंड जो आपका 4th चैप्टर है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा इस टाइप के कंपाउंड्स। तो अभी मैंने फिलहाल लिखा है मिथाइल एसीटेट, या इसको मिथाइल इथेनॉइड भी आप बोलते हैं। वाटर के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, रिएक्शन स्लो होती है, फास्ट करवाने के लिए इसमें स्मॉल अमाउंट में, आप देखो कैटलिस्ट जो होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ HCl जो है आपने कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया है, जिससे रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पर जो H2O होता है आपका, वो H+ एंड OH- में डिकम्पोज होता है। किसमें, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ, H+ एंड
OH माइनस में। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो आपका CH3 है ये प्लस फॉर्म में होता है और ये माइनस फॉर्म में होता है। अब आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। ये H प्लस जो है इस नेगेटिव के साथ CH3COOH बना लेगा और ये CH3 प्लस जो है OH माइनस के साथ CH3। देखो HCl ने क्या किया, कहीं पर आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर HCl या क्लोरीन का कोई प्रोडक्ट नहीं नजर आ रहा है ना? मतलब HCl जो है वो रिएक्शन रेट को यहाँ फास्ट कर रहा है या रिएक्शन रेट को चेंज कर रहा है, लेकिन खुद जो है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। यही काम होता है कैटलिस्ट का, ठीक है। होमोजेनस की हम बात कर रहे थे, देखिए आप मिक्सचर जो है, रिएक्टेंट जो है वो भी लिक्विड स्टेट में और ये भी लिक्विड स्टेट में। तो जहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर्स यानी कि रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट अगर सेम फिजिकल स्टेट में हो तो वो टाइप हो जाता है आपका होमोजेनस कैटलिस्ट। देखो अगर हम यहाँ बात करें तो इनका फिजिकल स्टेट सेम होने की वजह से ये और ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। फिजिकल स्टेट सेम होने की वजह से इनको रिएक्शन करना, जो भी इंटरमीडिएट का जो काम है वो प्रोसेस इनका और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर डिफरेंट हो जाए तो कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, जो कि हम कहेंगे हीट्रोजेनस कैटलिस्ट के अंदर। हीट्रोजेनस मतलब डिफरेंट कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन, और यहाँ कंपोजिशन की जगह हम बोलते हैं अलग अलग फेज। यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट, जैसे यहाँ देखिए रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, जबकि यहाँ आयरन मैंने कैटलिस्ट लिया है, ये सॉलिड स्टेट में होता है स्मॉल अमाउंट में जब आप ऐड करेंगे तो। हेबर्स प्रोसेस को बोलते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। हेबर्स प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट आप ये लेते हैं और इसको प्रमोट करवाने के लिए एमओ भी लिया करते थे, मोलिब्डेनम, वो पूरा मैंने पहले बता दिया आपको। मैं सिर्फ कैटलिस्ट की यहाँ बात कर रहा हूँ अभी। तो आयरन यहाँ सॉलिड स्टेट में, जबकि रिएक्टेंट मिक्सचर आपके गैस स्टेट में अलग अलग फेज हुआ, इसलिए इनको क्या बोल दिया, हीट्रोजेनस कैटलिस्ट बोल दिया। ये क्या करेंगे, देखो आप यहाँ आयरन से जैसा कोई कंपाउंड नहीं है, इट मींस इसने खुद ने पार्ट नहीं लिया लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया है। तो ये आपका हो जाता है दूसरा टाइप, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, होमोजेनस और हीट्रोजेनस वाले केस जो मैंने आपको लिए हैं। अगर हम बात करें कैटलिस्ट को तो और दो अलग से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम जो रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज होता है उस बेसिस पर अगर हम देखें तो दो, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट आपके ये है जो रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, वो आपके कहलाते हैं पॉजिटिव। देखो मैं बहुत ज़्यादा भी यहाँ डिटेल में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप फर्दर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, तो मैं हल्का सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ यहाँ पर कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो पार्ट में और आप कैटलिस्ट को डिवाइड करते हो। पॉजिटिव में आपके ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना, जो कि रिएक्शन रेट को फास्ट करते। एक होता है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन रेट को स्लो करता है, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो सारे आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम आपको पता है, जैसे फर्मेंटेशन करवाना है आपको या कोई भी चीज़ है, देखो आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे सारी चीज़ें, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस कितना स्लो हो जाता है, ठीक है ना। आप कर्ड जो बनाते हो घर में मिल्क के अंदर, तो उसमें आप या तो थोड़ा सा कर्ड या फिर विनेगर उसमें ऐड करते हो, तो फर्मेंटेशन के लिए आप करवाते हो, धीरे 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 प्रोसेस है, वो जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है, ठीक है। तो एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है, जैसे कि बायो कैटलिस्ट उसका एक एग्जांपल है, और एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन रेट को फास्ट करता है, उसमें होमोजेनस और हेट्रोजेनस आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो वो दो और टाइप है। चलिए, नेगेटिव अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं तो उसका मतलब है बायो कैटलिस्ट, और बायो कैटलिस्ट का मतलब एंजाइम। यहाँ पर देखिए आप इस रिएक्शन में ये सिर्फ जो बायोलॉजी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हुआ करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स, वहीं जगह पर ये परफॉर्म हुआ करते हैं। इस टाइप की रिएक्शन अपने आप होती है, इनको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऐड करने की ज़रूरत अगर हम पड़ रही है, मान लीजिए हमें चाहिए, इसको मैं रिएक्शन को थोड़ा पूरा कर देता हूँ, NH4OH। ये जो आपका है यूरिया, यूरिया आपने सुना होगा, खेती बाड़ी में यूज़ होता है, यूरिया डालते हैं ना, तो वही उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये कार्बोनिल है, CO, इसके दोनों तरफ जो है NH2 अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं। तो यूरिया है, अगर इसमें वाटर डाल के आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको एंजाइम ऐड करना होता है, यूरीज, इसको बोलते हैं यूरीज एंजाइम। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, इस प्रोसेस को आप जैसे डाल दिया ना अगर इसको, तो ये जो है CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इस प्रोसेस को आप स्लो करवाएंगे, तो स्लो करवाएंगे तब आपको CO2 मिलेगा, और स्लो करवाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कैटलिस्ट की, और वो कैटलिस्ट आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एंजाइम होगा जो कि यूरीज नाम होगा उसका, तब आपको CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से
ये आप जो है 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, मोस्टली 2 कैटेगरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में जो रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं दोनों आपके आ जाएंगे, होमोजेनस हेट्रोजेनस, एंड एक होता है नेगेटिव जो कि रिएक्शन रेट को स्लो करता है, उसमें आपके जितने भी बायो कैटलिस्ट हैं उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे दिया है। तो ये आपका हो जाता है कैटलिस्ट, और ऑलमोस्ट आपका जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एनसीईआरटी लेवल और एनटीएससी लेवल पर कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा जो है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करवें सबसे पहले, उसके बाद आपको जब कंप्लीट हो जाएगा डन बोलिए, उसके बाद आपको जो है इनसे रिलेटेड डीपीपीज प्रोवाइड करवा दी जाएंगी जो कि एनटीएससी लेवल पर आपके बहुत काम आएंगे, इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अब तक जो है आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे जो आपका चैप्टर होगा वो होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उससे पहले जो है आप एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो ब्लू इंक क्वेश्चंस हैं और जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ